नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे साथ। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली में रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर के साथ हुई भूतिया घटना की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो बिना देर ना किए हुए चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है। वैसे तो मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, पर काम की तलाश के लिए मैं दिल्ली आया हुआ था। जो घटना मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो करीबन आज से 6-7 साल पुरानी है, जब मैं उत्तराखंड से दिल्ली काम के तलाश में आया हुआ था। पहले 1-2 हफ्तों में मैं रहने और खाने के बंदोबस्त के साथ साथ काम भी ढूंढ रहा था। करीबन 8 या 10 दिनों बाद मेरे साथ ही रहने वाले मेरे एक आदमी ने मुझसे पूछा, तुम भाई गाड़ी चला लेते हो? मतलब कार, टैक्सी वगैरह। तुम्हारे पास लाइसेंस है? उसका नाम अरविंद था और वो मेरे पहले से ही दिल्ली में एक किराए के घर में रहता था। यानी यूँ कहें कि हम एक ही घर में रहते थे। थोड़ी बहुत जान पहचान होने के बाद उसने मुझसे ये सवाल किया था। मैंने उससे कहा, हाँ, मुझे कच्चे रास्तों पर, उल्टे सीधे रोडों पर भी गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव है। तब अरविंद ने मुझसे कहा, तेरे पास लाइसेंस वगैरह है तो कल मेरे साथ चल, मैं मालिक से बोल कर देखता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ काम का इंतज़ाम तो ज़रूर हो जाएगा। अब जैसा कि अरविंद ने कहा था, वैसे ही वो दूसरे दिन मुझे अपने साथ ले गया और अपने मालिक से मिलवाया। पहले तो मालिक ने मुझसे कुछ पूछताछ की और कहा कि क्यों ना तुम दोनों एक साथ ही टैक्सी चलाओ। साथ रहते हो तो काम में मन भी लगेगा और रोज़ रोज़ गाड़ी लाकर यहाँ पर खड़ा करने का झंझट भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी टाइमिंग वगैरह तुम आपस में डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से कौन कब गाड़ी चलाएगा। बस हफ्ते हफ्ते मुझे टाइम से पैसे मिल जाने चाहिए। अब जो मेरा साथी था अरविंद, वो दिल्ली में ही टैक्सी चलाता था, पर मुझे टैक्सी नहीं चलानी थी, मुझे और भी कुछ बड़ा काम करना था। पर अरविंद ने मुझे समझाया, देख, तू रात में टैक्सी चला ले और दिन में तू काम भी दूसरा कोई ढूंढते रहना। कहीं पर अच्छा काम मिल जाएगा तो तू टैक्सी चलाना छोड़ देना। अब दूसरी तरफ मालिक भी दिल का बहुत अच्छा था, तो उसे भी कुछ ऐतराज़ नहीं था। पहले के स्टार्टिंग के दिनों में अरविंद ने मुझे दिल्ली की कई सारे गलियों में नए रोडों पर घुमाए, मुझे रोडों का अनुभव कराया, पहचान कराया, ताकि बाद में मुझे टैक्सी चलाने में कोई दिक्कत ना हो। आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं अकेला ही दिल्ली के सड़कों पर टैक्सी चला रहा था। कुछ दिनों तक तो मैं यही करता रहा, मतलब रात में टैक्सी चलाना और दिन में दूसरा काम ढूंढना। और फिर एक रात एक लड़की आकर मेरी टैक्सी में अचानक बैठ गई। उस रात मुझे 3-4 सवारियां करने के बाद अचानक से ही नींद आने लगी थी। इसलिए मैंने टैक्सी को एक शांत जगह पर एक घने पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। रात के कुछ यही 12-12:30 बज रहे थे और टैक्सी में बैठे बैठे मुझे काफ़ी झपकियाँ आ रही थीं। मुझे बहुत आलस आ रहा था। दिन भर अलग अलग कंपनियां खोजकर मैं वैसे ही थक जाता और रात में नींद से छुपन छुपाई खेलकर वैसे ही मैं थक जाता। जब मैं झपकियाँ ले रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे टैक्सी के पीछे वाले कांच के पास खड़ा है। मैंने देखा तो वो कोई लड़की थी, किसी चीज़ का शाही पोशाक या फिर शादी का जोड़ा पहने हुए। मैंने कांच नीचे किया और पीछे देखा, लेकिन पीछे स्ट्रीट लाइट मेरे आंखों पे पड़ने के कारण मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। तभी उस लड़की ने कहा, मुझे घर जाना है। मैंने अपने चेहरे को हाथ से पोंछते हुए उसके बात को समझने की कोशिश की। नींद में होने के कारण मैं उसके बातों को समझ ही नहीं पाया और मैंने फिर से उससे पूछा, जी कहाँ? मुझे घर जाना है। उसने फिर से वही वाक्य दोहराया। उसकी आवाज़ में किसी चीज़ का रूखापन था। मैंने कहा कि जी हाँ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आपका घर कहाँ है? तो वो लड़की बिना कुछ बोले सीधे आकर मेरी टैक्सी में बैठ गई और उसने आगे हाथ करते हुए मुझे आगे चलने का इशारा किया। मैंने टैक्सी के बाहर कांच से अपना सिर निकालकर आगे और पीछे की ओर देखा। वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, आसपास कुछ भी नहीं था, कोई गाड़ी, कोई भी नहीं। मुझे लगा कि शायद वो लड़की डरी हुई है, इसलिए मैंने उससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं। जी आप बस मुझे रास्ता बता देना, मैं आपको आगे घर तक छोड़ दूंगा। जवाब में सिर्फ उस लड़की ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मैं भी गाड़ी को स्टार्ट किया
और रास्ते में आगे बढ़ने लगा। उस लड़की ने मुझे जैसे जैसे रास्ते का इशारा किया, मतलब कि मुझे रास्ता इशारे में बताया, मैं बिल्कुल गाड़ी को वहाँ मोड़ते चला गया। कुछ देर बाद हम एक जंगल जैसे सुनसान रास्ते पे चल रहे थे। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। एक तो मैं दिल्ली में वैसे भी नया था और दूर दराज के सुनसान रास्तों से अनजान था। मैंने घबराते हुए सामने फ्रंट मिरर में देखकर उस लड़की से पूछा, जी और कितना दूर है आपका घर? उसने अपनी खौफनाक सी पथरीली बेजान आंखों से मुझे देखा। बिना पलके झपकाए वो कुछ देर तक मुझे घूरती रही। तब अचानक मुझे टैक्सी के सामने कुछ परछाई सी महसूस हुई। मैंने अचानक ही अपने गाड़ी के सामने देखा कि एक सफ़ेद कलर की कपड़े पहनी हुई महिला बिल्कुल लंबी सी वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी है। मैंने अचानक ही ब्रेक लगाया, पर कुछ देर होने के कारण मेरी गाड़ी वहाँ पर रुक ना सकी और उस औरत का मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। मेरी टैक्सी रुकी और मैं तुरंत ही गाड़ी के बाहर उतरकर उस औरत को देखने के लिए भागा। मैं हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो महिला मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय एक टूटे से साइन बोर्ड के। वो एक खंबे पे लटका हुआ था जिसमें लिखा था रिस्टेटिक एरिया। एक पल के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि मैंने किसी का हत्या कर दिया है, लेकिन वहाँ किसी को भी ना पाकर मुझे एक राहत सी महसूस हुई। मैं तुरंत ही जाकर गाड़ी में बैठ गया, पर पता नहीं वो क्या था। मुझे लगा कि मैंने अपने गाड़ी से किसी को उड़ा दिया है, और ऐसा सोचते हुए मैंने एक बार फिर से मिरर में देखा, लेकिन अब पिछले सीट पर कोई भी नहीं था। मैंने पलट कर देखा तो सच में मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैं तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा और गाड़ी के नीचे भी देखा। वो लड़की कहीं भी नहीं थी। ना जाने अचानक से वो कहाँ चली गई। पहले तो मुझे गुस्सा आ गया, ये लड़की बिना पैसे दिए हुए पता नहीं मुझे कहाँ फंसा कर चल गई है। लेकिन फिर सोचा कि शायद वो लड़की डरी हुई हो या उसके पास पैसे ना हो, इसलिए वो चुपचाप निकल गई होगी। मैंने अपनी टैक्सी मोड़ ली और वापस से उसी रास्ते पर चला गया जहाँ से मैं आया था। मैंने वहीं रास्ते के बीच में एक पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ा कर दी और गाड़ी के अंदर ही आराम से बैठा रहा। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं वहीं पर सो गया। सुबह होने के बाद मैं सीधा घर पर गया और गाड़ी घर के बाहर खड़ा की और सीधे घर के अंदर जाकर अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। थोड़ी नींद पूरी करने के बाद मैंने वही किया जो मैं हर रोज़ करता था, दिन भर कोई नौकरी ढूंढना और शाम को थक हार कर वापस घर पर आना। अब ऐसा नहीं था कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, पर मुझे जैसी नौकरी चाहिए थी वैसी नहीं मिल रही थी। किसी को एक्सपीरियंस चाहिए था और किसी की सैलरी बिल्कुल कम थी। तभी रात को अरविंद घर पर आया। उसने टैक्सी की चाबी मेरे हाथ में थमा दी। मैं खाना खाकर तैयार ही बैठा था। मैंने जाते जाते अरविंद से कहा, अरे कल रात अचानक से एक लड़की बीच रात में मेरे टैक्सी में आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा जब कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे घर पर जाना है। उसके कपड़े तो अच्छे थे, पर उसका आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो डरी हुई और घबराई हुई है। अरविंद ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि अरे कोई अमीर घर की लड़की होगी, पब वगैरह में नशा करके ये रास्ते में रात में ऐसे ही भटकते रहते हैं। तो फिर तूने क्या किया, उसे उसके घर छोड़ा या फिर कुछ और किया? हाँ, मैंने उसकी मुस्कुराहट को देख समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। नहीं यार, वो तो बात भी नहीं कर रही थी। जब टैक्सी एक सुनसान रास्ते पर पहुंची तो मैंने उससे फिर से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तब तो वो लड़की मुझे घूरने लगी। तब तो उसे देखने के चक्कर में मेरा सामने से ध्यान हट गया था। तभी अचानक से मुझे लगा कि मैंने किसी को कुचल दिया है। नीचे उतर कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और दोबारा वापस से गाड़ी में बैठा तो वो लड़की भी अंदर से गायब थी। और वहाँ चारों ओर आसपास इतना अंधेरा था कि वो लड़की रात में ही चुपचाप निकल गई। मैंने भी उससे कहीं नहीं ढूंढा, सोचा कि शायद डरी हुई होगी। अरविंद ने फिर से मुझे सवाल किया, अरे भाई वो कहीं कोई भूत तो नहीं थी ना? ठीक से तो देखा था ना तूने? मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया। मुझे सोचता हुआ देख अरविंद ने फिर से कहा, अरे यहाँ दिल्ली में कई भूता जगह है, मालचा महल, कुतुब मीनार और दिल्ली का वो जंगल।
देख भाई, रात में टैक्सी वाले ऐसी जगह के आसपास भी नहीं भटकते हैं। तू भी एक बात सुन ले, जिस जगह को तू जानता नहीं है वहाँ जाने से पहले ही मना कर दिया कर। किसी परेशानी में फंसने से अच्छा है ना। मैंने सिर हिलाकर उसे जवाब दिया, हाँ, और फिर वहाँ से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन फिर बीत गए और फिर मेरे ज़िंदगी की वो भयानक सी रात आ गई। उस दिन शाम से ही बारिश हो रही थी और रह रहकर बादल गरज रहे थे और मैं टैक्सी के अंदर बैठकर रेडियो पे गाने सुन रहा था। तभी अचानक से रेडियो में कुछ खराबी हो गई। आवाज़ खरखराने लगी। पता नहीं चला कि अचानक से उसमें क्या हो गया। और जब मैं रेडियो को अच्छी तरीके से देख रहा था तभी मेरी गाड़ी के कांच पर किसी ने बाहर से नॉक किया। बारिश के कारण टैक्सी के सारे कांच बंद थे। तभी मैंने धीरे से कांच को थोड़ा सा नीचे किया तो देखा कि वो एक लड़की थी। बारिश होने के कारण उसने अपना चेहरा ढक लिया था और तेज़ बारिश की वजह से वो बाहर ही भीग रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने अपने हाथ से आगे की ओर इशारा किया। अब वो लड़की बारिश में भीग रही थी, इसलिए मैंने उसे तुरंत ही गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहा। फिर वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठी मैंने उससे पूछा कि हाँ बताइए आपको कहाँ पर जाना है। उस लड़की ने फिर से हाथ आगे करके सामने की ओर इशारा किया। तभी मैंने महसूस किया कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसकी आंखें चमक उठी हों। कुछ देरी के लिए मैं शांत वहीं पर बैठा रहा। पता नहीं क्यों पर अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया कि वो कहीं उसी रात वाली वही लड़की तो नहीं जो गाड़ी से अचानक से गायब हो गई थी। और उस ख्याल के बाद एक दूसरा ख्याल आया कि ये सच में कोई भूत वूत तो नहीं। अब पहाड़ी इलाकों में रहने के कारण मुझे इतना तो पता था कि ऐसी अनजान भटकती हुई आत्माओं को पहले ही मना करना चाहिए। एक बार आपने उन्हें आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी तो आप उन्हें एकदम से मना नहीं कर सकते, और मेरे लिए एकदम से उन्हें गाड़ी में बैठा लेना एक अनुमति ही थी। मुझे ये तो पता भी नहीं था कि वो सच में भूत है भी या फिर नहीं, पर इस बार मैं सतर्क हो गया और टैक्सी को दोबारा से उसी सुनसान रास्ते पर ले आया और गाड़ी को वहीं पर किसी आसपास की जगह पर ही रोक दिया जहाँ पर वो उस दिन गायब हुई थी। पर इस बार उसने मुझे और आगे चलने का इशारा किया। अब मुझे डर थोड़ा और लग रहा था। मुझे लगा था कि मैं इसे यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, इस झंझट से छूट जाऊंगा, पर मैं शायद इस बार फंस चुका था। मैं चुपचाप बस गाड़ी चलाता रहा। मैं अब एक सुनसान रास्ते से गुजरकर एक गलियान जैसे रास्ते से गुजर रहा था। आसपास की बिल्डिंग देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शमशान घाट की कब्रें हों। वहाँ पर किसी भी घर में लाइट नहीं थी, बस सब तरफ घना अंधेरा था। कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई हलचल भी नहीं। गलियारी सुनसान और वीरान पड़ी हुई थी। अब बारिश कम तो हो गई थी, लेकिन वहाँ का सन्नाटा बहुत भयानक था। उस माहौल को देखकर मेरे अंदर और डर बैठता गया। मैंने सामने मिरर में देख पूछना चाहा कि टैक्सी अब कहाँ पर रोकनी है, पर मैंने अब देखा कि मेरे पिछली सीट पर अब कोई भी नहीं था। मैंने एकदम से टैक्सी को रोक दिया। फिर से एक बार धीरे से नज़र उठाते हुए मिरर में देखा और सच में पीछे कोई भी नहीं था। मेरे दिमाग ने अब काम करना ही बंद कर दिया। टैक्सी को उसके बगल से उठते हुए मैं आगे ले गया। फिर वहाँ से काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रोक दिया। गाड़ी रोककर मैं सबसे पहले अपने चेहरे पर आए हुए उस पसीनों को रोका और स्टीयरिंग पे हाथ रखकर अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया और वहीं पर आराम करने लगा और अपने आप को शांत करने लगा। तभी मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, मुझे घर जाना है। मैंने अपनी सांसों को वहीं पर रोक लिया और शांत बैठ गया। बिना हिले डुले मैं चुपचाप बैठा रहा। मुझे अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आवाज़ जानी पहचानी थी। मैंने कसकर स्टीयरिंग को पकड़ लिया और मन ही मन में सोचने लगा, टैक्सी को छोड़कर यहाँ से अभी तुरंत भाग जाता हूँ। और मैं थड़थड़ाते हुए हाथ से दरवाज़ा टटोला और झट से दरवाज़ा खोल नीचे कूद पड़ा। लड़खड़ाते हुए भागने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, मेरे आसपास सब तरफ खंडहर जैसी बिल्डिंगें थीं, शांत, सुनसान और एक भयानक सी अंधेरे में डूबी हुई। मैं घबराकर उस अंधेरे में यहाँ वहाँ देख रहा था और उसी पल अचानक से उन सुनसान अंधेरों के बीच में से एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उस हंसी को सुन के मेरे पाँव से सर तक एक डर की लहर दौड़ गई।
ऐसा पल मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। मेरी नसें इतनी तेज हो गई थीं कि जैसे लग रही थी कि अभी तुरंत फट जाएंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये जो कुछ हो रहा है ये सच है या एक छलावा है। मैंने तुरंत ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और वहीं पर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। अब वो लड़की, वो आत्मा मेरे सामने खड़ी होकर बहुत ही अजीब तरीके से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और यहाँ मैं खड़े खड़े हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। पर जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा मुझे महसूस हुआ कि कोई अनजान सी शक्ति मेरे आसपास आकर खड़ी हो गई है। मुझे अपने अंदर एक तरीके की ऊर्जा महसूस होने और मैं फिर जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। उसी पल मैं तुरंत ही हिम्मत जुटाकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ी को दोबारा भगाते हुए उस सुनसान जगह से बाहर भागने लगा। इस बार तो मैंने गाड़ी को कहीं भी नहीं रोका, सीधे अपने घर पर ले गया। टैक्सी को घर के बाहर खड़ा कर भागता हुआ मैं घर के अंदर घुसा। दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ सुनकर अरविंद जाग चुका था। मैं जाकर अपने बिस्तर में लेट गया था, पर तब भी मैं हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और तेजी से काँप रहा था। मैंने जब से उस भूत को देखा था तब से मैं लगातार हनुमान चालीसा का जाप करते जा रहा था। मेरी हालत देखकर अरविंद मेरे पास आकर पूछा, क्या हुआ है तुझे? कुछ गलत देख लिया क्या? पर मैं 1 मिनट भी नहीं रुका, बस हनुमान चालीसा बोलता रहा। वो फिर चुपचाप बैठ गया और मेरे शांत होने का इंतज़ार करने लगा। पता नहीं मैं कब शांत हुआ और मुझे महसूस हुआ कि मेरा मुंह दर्द कर रहा है। तब अरविंद ने मुझे पानी पिलाया और लगातार मेरे सर को और पीठ को थपथपाता रहा। उसने मुझे उस पल बस आराम करने के लिए कहा। सुबह जब मैं उठा तब 11 बज रहे थे और अरविंद भी मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाकर मेरे उठने का इंतज़ार कर रहा था। मेरे तबीयत को देखकर उस दिन वो टैक्सी चलाने भी नहीं गया और तब जाकर मैंने अरविंद को सब कुछ बताया कि मेरे साथ में रात में क्या क्या हुआ था। उस लड़की के बारे में, उस भुताहा जगह के बारे में मैंने सब कुछ बताया और सब कुछ सुनने के बाद उसने मुझे कहा, कल अमावस की रात थी और लगता है कि कल तू टैक्सी लेके उस जगह से गुजरा जहाँ पर भूत और प्रेत आत्माएं गुजरती हैं और इसलिए उस आत्मा ने तुझे पकड़ लिया और तुझे अपने साथ लेकर चली गई। मैंने जब उसे उस भयानक जगह के बारे में बताया तब उसने मुझे बताया कि शायद वो जगह कुतुब एन्क्लेव में बसी भूतिया बिल्डिंग हो सकती है, जहां अब कोई भी नहीं रहता। काफ़ी साल पहले लोग वहां पर रहने के लिए गए थे, पर कुछ ही दिनों में वहां पर रहने वाले लोगों को कुछ अजीब अजीब सी एहसास होने लगे। कभी कोई औरत पेड़ से लटकी हुई दिखलाई देती तो कभी दीवारों की परछाइयों पर कोई रेंगते हुए दिखलाई देता और तो कभी कभी छत पर कोई उल्टा चलते हुए, उल्टा लटकते हुए दिखलाई देता। ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती चली गईं और फिर रोज़ होने लगीं। आखिरकार पता चला कि वो जगह एक ज़माने में कब्रिस्तान हुआ करता था और उस कब्रिस्तान के ज़मीन पर वो बिल्डिंगें बनाई गई थीं। फिर धीरे धीरे वो सभी लोग उस जगह को छोड़ कर चले गए, पर आज भी लोग दावा करते हैं कि वहाँ पर ऐसी भयानक परछाइयाँ, भयानक शक्तियाँ आज भी दिखलाई और महसूस होती हैं। शायद तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो भी इसी चीज़ का हिस्सा होगा। अरविंद ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो सब सही में बहुत डरावना था और उस दिन के बाद से मैं दोबारा कभी भी टैक्सी पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई भयानक सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।